तो चलिए 16वीं से 19वीं शताब्दी की उस रंगीन और बेहद बारीक कला की दुनिया में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थानी लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग की। एक ऐसी कला जिसने इतिहास, गहरी भक्ति और दरबार की चकाचौंध को छोटे-छोटे कैनवस पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो बिना किसी देरी के इस अद्भुत कला को करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, जब कैमरे नहीं होते थे तब क्या होता होगा। किसी राजा के शिकार का जबरदस्त नजारा हो या राधा कृष्ण का वो दिव्य प्रेम, इन्हें सदियों के लिए कैसे कैद किया जाता था। इन उत्कृष्ट कृतियों को बनाने के लिए जो मेहनत और लगन लगती थी वो सच में हैरान कर देने वाली है। प्राकृतिक खनिजों, पिसे हुए कीमती पत्थरों और यहाँ तक कि गिलहरी के बालों से बने बारीक ब्रश का इस्तेमाल करके इन्हें उकेरा जाता था। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये तो एक पूरी साधना थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारी चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले राजस्थानी कला की उत्पत्ति, फिर कैनवस और रंगों की दुनिया, उसके बाद कैनवस पर उतरी कविता और आखिर में मालवा और मेवाड़ शैली। तो पहला पड़ाव है राजस्थानी कला की उत्पत्ति। किसी भी कला को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना जरूरी है। इस कला के नामकरण का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। 1916 में मशहूर कलाविद आनंद कुमार स्वामी ने इन चित्रों को एक नया नाम दिया, राजपूत चित्रकला। उन्होंने ऐसा क्यों किया? दरअसल वो इन स्वदेशी चित्रों को उस समय की हावी मुगल चित्रकला से अलग पहचान देना चाहते थे। हालांकि समय के साथ राजपूत चित्रकला की जगह राजस्थानी और पहाड़ी शैली जैसे शब्दों ने ले लीं। अब मजेदार बात यह है कि राजपूती और मुगल दरबारों के बीच की भौगोलिक दूरी बहुत कम थी, लेकिन उनकी कला में जमीन आसमान का अंतर था। जहां मुगल कला में फारसी प्रभाव और बहुत ज्यादा यथार्थवाद यानी रियलिज्म दिखता है, वहीं हमारी स्वदेशी राजस्थानी शैली अपनी बोल्ड लाइंस, चमकदार रंगों और एक प्राकृतिक देसी अंदाज के लिए जानी जाती थी। बिल्कुल अलग और एकदम विशिष्ट पहचान। दूसरा हिस्सा, चित्रकार का कैनवस और रंग। चलिए सीधा एक चित्रकार की कार्यशाला में चलते हैं। इन चित्रों को बनाने का तरीका बेहद श्रमसाध्य था। सबसे पहले पतले कागजों को गोंद से चिपकाकर एक मोटा कैनवस तैयार किया जाता था, जिसे वसली कहते थे। फिर इस वसली पर काले या भूरे रंग से स्केच बनता था। उसके बाद जो रंग भरे जाते, वाह, वो पूरी तरह प्राकृतिक होते थे। खनिज, सोना, चांदी, इन सब का इस्तेमाल होता था। और आखिर में अगेट पत्थर से रगड़कर घुटाई की जाती थी, जिससे एक ऐसी चमक आती जो सदियों बाद भी फीकी नहीं पड़ी। लेकिन रुकिए, ये किसी अकेले इंसान का काम नहीं था। ये पूरा का पूरा एक टीम वर्क था। मास्टर आर्टिस्ट बेसिक स्केच बनाता था, फिर उसके शिष्य उसमें रंग भरते और जानवर या पेड़ पौधे बनाते। इसके बाद एक सुलेखक यानी स्क्राइब खाली छोड़ी गई जगह पर सुंदर अक्षरों में कविता लिखता और सबसे अंत में मास्टर आर्टिस्ट अपना फाइनल टच देता था, बिल्कुल एक शानदार असेंबली लाइन की तरह। तीसरा भाग, कैनवस पर कविता। रंग और कैनवस तो हो गए, अब बात करते हैं इस कला की आत्मा की। आखिर वो क्या था जो इन कलाकारों को प्रेरित कर रहा था? इसका जवाब मिलता है 16वीं शताब्दी के वैष्णव भक्ति आंदोलन में। इस दौर में राम और कृष्ण का दिव्य प्रेम कला के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। कृष्ण केवल ईश्वर नहीं रहे, बल्कि एक आदर्श प्रेमी के रूप में सामने आए। राधा और कृष्ण के इस रहस्यमयी और आध्यात्मिक प्रेम ने राजस्थानी चित्रकला की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि चित्रकार दरअसल महान साहित्य के विजुअल ट्रांसलेटर्स यानी दृश्य अनुवादक बन गए थे। 12वीं सदी का गीत गोविंद हो, रसमंजरी, रसिक प्रिया हो या फिर बिहारी सत्सई, इन ग्रंथों में प्रेम, वियोग और भावनाओं की जो गहराई थी, कलाकारों ने उन शब्दों को हूबहू तूलिका से कैनवस पर उतार दिया। और सिर्फ महाकाव्य ही नहीं, बल्कि रागमाला और 12 मासा के जरिए संगीत और मौसम जैसी अमूर्त चीजों को भी रूप दे दिया गया। जरा सोचिए, संगीत के किसी राग को या साल के 12 महीनों की बदलती भावनाओं को चित्र में देखना कैसा लगता होगा। इन कलाकारों ने ध्वनि और मौसम को रंगों के जरिए कागज पर जिंदा कर दिया। चौथा हिस्सा, मालवा शैली। आइए देखते हैं कि ये सब जमीनी स्तर पर कैसे लागू हुआ। ये देखिए, मालवा शैली का ये चित्र इसे बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता है। ये शैली बिल्कुल फ्लैट, 2 डायमेंशनल और एकदम बोल्ड है।
इसमें आपको मुगल कला जैसा भारी दरबारी दिखावा नहीं मिलेगा, बल्कि एक तरह की सादगी और स्वदेशीपन है। मजे की बात यह है कि मालवा शैली किसी एक महल में नहीं, बल्कि घुमंतू कलाकारों के जरिए मध्य भारत के एक बड़े हिस्से में फैली। पांचवां और आखिरी हिस्सा, मेवाड़ शैली। इसका विकास क्रम बाकी जगहों से काफी अलग रहा है। मेवाड़ शैली के महान चित्रकारों में से एक साहिबदीन के इस काम को ही देख लीजिए। 1652 में बनाए गए रामायण के युद्धकांड के इस हिस्से में उन्होंने एक क्रांति ही ला दी थी। इसमें कंटिन्यूअस नैरेटिव यानी एक निरंतर कथा का गजब का इस्तेमाल किया गया है। युद्ध की हलचल और कई अलग अलग घटनाओं को एक ही फ्रेम के भीतर इतनी खूबसूरती से पिरोया गया है कि नजर ही नहीं हटती। खैर, समय के साथ चीजें बदलती हैं। 18वीं शताब्दी आते आते एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ आया। अब मेवाड़ चित्रकला का मुख्य विषय धर्म या कविता नहीं रहा। उसकी जगह ले ली दरबारी भव्यता, शिकार के बड़े अभियानों और शाही मनोरंजन ने। चित्रकला अब ईश्वर की भक्ति से हटकर राजाओं की सत्ता और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का दस्तावेज बन चुकी थी। तो चलते चलते एक गहरे सवाल पर विचार करते हैं। हमने देखा कि कैसे ये कला विशुद्ध भक्ति और काव्य से शुरू होकर बाद में राजाओं के शिकार और सत्ता के प्रदर्शन में बदल गई। ये बदलाव कला और उसे पैसा देने वाले संरक्षकों के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? क्या कला सिर्फ समाज का आईना होती है, या फिर ये पूरी तरह से सत्ता और धन रखने वालों की इच्छाओं से आकार लेती है? इस सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। कला इतिहास की ऐसी ही और गहरी परतों को समझने के लिए उत्सुक रहें।